मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ा। आज हम कृत्रिम कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार कितने होते हैं और उन विधियों में किस प्रकार से हम नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो कृत्रिम कायिक जनन की परिभाषा है मानव द्वारा कृत्रिम विधि से क्लोन पादपों का निर्माण करना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन का महत्व क्या होता है? इसका महत्व होता है आर्थिक महत्व के पादपों का निर्माण करना, अधिक से अधिक संख्या में मानव द्वारा मानव के लिए उपयोगी पादपों का तैयार करना कृत्रिम कायिक जनन का महत्व होता है। कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार कि कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम विधि के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है कर्तन, अंग्रेजी में कटिंग, दूसरा रोपण ग्राफ्टिंग, तीसरा दाब लगाना लेयरिंग। कर्तन विधि 2 प्रकार की होती है, तना कर्तन, दूसरा मूल कर्तन रूट कटिंग। रोपण विधि 4 प्रकार की होती है, जिव्यारोपण, टंग ग्राफ्टिंग, फचर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग, मुकुट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग। दाब लगाना 2 प्रकार का होता है, टीला दाब, माउंड लेयरिंग, दुट्टी या तालाब दुट्टी विधि या एयर लेयरिंग वायु दाब विधि। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कटिंग विधि। कटिंग विधि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है? कटिंग विधि में क्या करेंगे कि पादप का कोई भी कायिक भाग होता है, कायिक भाग जैसे जड़ है, तना है, इन सभी विधि का हम काट करके और मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। तो जड़ और तने को काट कर उसके टुकड़े बनाए जाते हैं, उन टुकड़ों को मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और एक नया पादप बन जाता है। कर्तन विधि 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम स्टेम कटिंग, तना कटिंग देखेंगे। ये एक पादप है, ये इसका तना है, ये जड़ है। हमने तने को क्या किया, टुकड़ों में उसको काट दिया। टुकड़ों में काटने के बाद इन टुकड़ों को मिट्टी में रोपित कर दिया और रोपित करने के बाद इस तने वाले भाग से पत्ती और अपस्थानिक जड़ का विकास हो जाता है। यह एक नया पादप निर्माण कर देता है। इस विधि के उदाहरण कौन कौन से, हम किस प्रकार के पादपों में यह विधि अपना सकते हैं? गन्ना है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, अंगूर है, वाइटिस न्यूसिफेरा, गुलाब रोजा रुगोसी। इसके अलावा भी अन्य पादप है जैसे बोगेनवेल है, इनमें भी हम इस तना विधि का हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये किस बातों पर निर्भर करता है? पहली बात जो है वो तने की लंबाई पर निर्भर करता है। तने की लंबाई की जो कटिंग हम काटते हैं ये इसकी लंबाई पर, कटिंग की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, इस तने की आयु पर निर्भर करता है, तने की आयु पर निर्भर करता है और रोपित करते समय वातावरण पर निर्भर करता है। रोपित करते समय जो रोपण वातावरण है, हम मिट्टी में रोपित करते हैं उस समय वातावरण कैसा होता है उस पर निर्भर करता है। तो ये पहली विधि है तना कर्तन। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे जड़ कर्तन। दूसरी विधि जड़ कर्तन। जड़ कर्तन को बोलते हैं रूट कटिंग। रूट कटिंग में हम क्या करेंगे, जैसे ये तना है और ये इसकी जड़ें हैं, इन जड़ों को हम क्या करते हैं, जड़ों को टुकड़ों में काट देते हैं। ये जड़ के टुकड़े, टुकड़ों को काटने के बाद इन जड़ों को मिट्टी में रोपित कर देते हैं। मिट्टी में रोपित करने के बाद इन जड़ों से और अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाओं से पत्ती बन जाती हैं और ये अपस्थानिक जड़ें। इस प्रकार एक नया पादप बन जाता है। इस प्रकार एक नया पादप बन जाता है। ये विधि जो है जड़ कर्तन विधि कौन कौन से पादपों में उपयोग में ली जाती है? इसका उदाहरण है जैसे सिट्रस, सिट्रस जैसे नींबू है, नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि। और जैसे सेब है, सेब का वानस्पति का नाम है मेलस डोमेस्टिका, मेलस डोमेस्टिका है।
ये इसकी एग्जाम्पल है। इन पादपों में इस प्रकार की विधि से नया पादप बनता है। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे वो है दाब लगाना। दाब लगाना, इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें नया पादप बनाएंगे। इसमें भी हम क्या करते हैं, कोई भी शाखा जो होती है उस शाखा को तने से अलग नहीं करते, तने से अलग नहीं करेंगे, तने से अलग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसी शाखा के ऊपर, शाखा पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण, शाखा पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करते हैं। जड़ बनने के बाद, जड़ बनने के बाद इसे पादप से अलग कर देते हैं। पादप से अलग करके मिट्टी में रोपित कर देते हैं। मिट्टी में रोपित कर देते हैं। यह दो विधि होती है। पहली विधि है जिसको बोलते हैं टीला दाब विधि। टीला दाब विधि, माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग, इस विधि में क्या करेंगे, जैसे ये कोई तना है और ये इससे शाखाएं निकल रही हैं, ये शाखाएं निकल रही हैं और इन शाखाओं पर ये पत्ती लगी हुई है। ये इसकी जड़ें हैं, ये भूमि है। ये भूमि है, ये जड़ है, तना है, ये शाखा है। हम क्या करेंगे, जो आधार वाली शाखा है, भूमि सतह के जो नजदीक वाली शाखा है, उस शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये जो शाखा है इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है और पत्ती वाला भाग जो है जमीन से ऊपर है। दबी हुई शाखा का जो पर्व संधि है, पर्व संधि, उस पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ों का विकास हो जाता है। अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है। अपस्थानिक जड़ों का विकास होने के बाद यहाँ से इसको काट दिया जाता है, शाखा को काट दिया जाता है और काटने के बाद मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कोई भी पादप होगा उसके आधार यानी जमीन के, ये जमीन है उसके नजदीक जो शाखा होती है उस शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबे हुए भाग पे जो शाखा है उसकी पर्व संधि पर, पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और अपस्थानिक जड़ बनने के बाद शाखा को काट कर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और एक नया पादप बन जाता है। इस नए पादप के बनने के बाद हम एक नया आर्थिक महत्व वाले पादप बना सकते हैं। तो टीला दाब विधि के उदाहरण किस प्रकार के पादप में है, जैसे चमेली है। चमेली, चमेली का वानस्पतिक नाम है जास्मीनम, जास्मीनम ऑफिसिनेल, जास्मीनम ऑफिसिनेल। दूसरा है मोगरा, मोगरे का वानस्पतिक का नाम है जास्मीनम, जास्मीनम सेम्बस, सेम्बस, जास्मीनम सेम्बस इसका वानस्पतिक नाम है। तो इस प्रकार हम टीला दाब विधि से और इन दोनों पादपों में जनन कर सकते हैं। दूसरा दाब लगाना विधि है, उसको बोलते हैं गुट्टी विधि। गुट्टी, ये वृक्षों वालों पादपों में उपयोग की जाती है, वृक्षों पर उपयोग की जाती है। कैसे कि इसमें जैसे जो तना होता है वो मोटा होगा, ये इसकी जड़ें होंगी, इसमें जो शाखा होती है मोटी शाखा, उस मोटी शाखा से
ऊपर एक और शाखा होती है, ये शाखा है। इस शाखा से हम क्या करते हैं, छाल को उतार देते हैं। इस भाग से जो छाल होती है, उस छाल को, एक हाथ पकड़, छाल को हटा देते हैं। छाल को हटा देते हैं और छाल को हटाने के बाद इस पर गीली रुई या मिट्टी बांध देते हैं। जैसे इसे छाल छाल हमने हटा दी, छाल हटाने के बाद इसके ऊपर हम गीली रुई जो है उसको हम बांध देते हैं। बांधने इसलिए क्योंकि ये नम बनी रहे, गीली बनी रहे, शाखा जो है वो गीली बनी रहे, ताकि यहाँ से अपस्थानिक जड़ों का विकास हो सके। अब इस पे लगातार हम इस पे नमी बनाने के लिए ऊपर वाली शाखा से रस्सी के द्वारा एक मटकी बांध दी जाती है। इस मटकी में छेद कर दिया जाता है ताकि बूंद बूंद पानी जो है वो गिरता रहे, बूंद बूंद पानी गिरता रहे। तो इस प्रकार की विधि को बोलते हैं गुट्टी विधि। तो गुट्टी विधि में वृक्षों पर उपयोग किया जाता है। मोटी शाखा की छाल उतार दी जाती है, फिर उसके ऊपर गीली रुई बांध दी जाती है। गीली रुई को उसकी नमी बनाए रखने के लिए ऊपर वाली शाखा से एक मटका बांध दिया जाता है। इस विधि को गुट्टी विधि कहा जाता है। तो इस प्रकार हम वृक्षों पर और गुट्टी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी विधि जो आती है उसको बोलते हैं रोपण विधि, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है कि कोई भी भाग होता है वांछित जना, यानी जो वांछित लक्षण वाला पादप होता है, वांछित लक्षणों वाला पादप, उस पादप को किसी निम्न लक्षणों वाले पादप के तने पर रोपित कर दिया जाता है। जिस उच्चतम लक्षणों वाले तने को रोपित करते हैं, उसे कलम कहते हैं, उसे कलम कहा जाता है। कलम को सियोन कहते हैं अंग्रेजी में। और जिस निम्न लक्षणों वाले तनों पर रोपित किया जाता है, उस आधार तने को स्कंद कहते हैं, उसको स्कंद कहते हैं। अब इस स्कंद के ऊपर हम कलम वाले पादपों को रोपित करते हैं। कलम विधि जो है, इसका उपयोग संकर पादप बनाने में भी किया जाता है। संकर पादप बनाने में किया जाता है, संकर पादप बनाने में किया जाता है। ये निम्न विधि है, इसके निम्न प्रकार हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं पहला प्रकार, उस पहले प्रकार को हम बोलते हैं फच्चर विधि। पहला है फच्चर विधि। फच्चर विधि, फच्चर विधि में हम क्या करेंगे कि जो इसमें जो कलम होता है, कलम व स्कंद दोनों का व्यास समान होता है। दोनों का व्यास कैसा होता है? समान होता है। इसमें ये स्कंद है,
स्कंद। स्कंद के अंदर हम क्या करते हैं, एक वी आकार का चीरा लगा देते हैं। वी आकार का चीरा लगाने से हमारे पास इस प्रकार का तना बनता है। इस वी आकार के स्कंद पे जो कलम होती है, उस कलम के अंदर ये कलम है, उसका तना है, और इस पर इस प्रकार का कुल्हाड़ी जैसा काट दिया जाता है कलम को, और उसके ऊपर रोपण कर दिया जाता है। ये इस प्रकार इसको रोपित कर दिया जाएगा और फिर इसे रस्सी से बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि को फच्चर विधि कहते हैं। तो फच्चर विधि में क्या होगा, कलम और स्कंद दोनों का व्यास समान होगा। स्कंद की तने पर हम अंग्रेजी के वी आकार की एक काट करते हैं, कलम के भाग को कुल्हाड़ी के जैसा काट देते हैं, फिर इसके ऊपर रोपित कर दिया जाता है और इसे बांध दिया जाता है। दूसरी विधि जो है उसको हम बोलते हैं जिव्या विधि। दूसरी विधि है जिव्या विधि। जिव्या विधि, इसमें भी जो स्कंद होता है और जो कलम होती है, इन दोनों का व्यास कैसा होता है, व्यास समान होता है। हम जो स्कंद होता है, उस स्कंद के अंदर एक अंग्रेजी के वी आकार का चीरा लगाए। इसमें भी एक अंग्रेजी के वी आकार का चीरा लगा दिया जाएगा। अंग्रेजी के आकार का वी आकार का चीरा लगा दिया जाता है। अब इस स्कंद के ऊपर जो कलम होती है, उस कलम में एक लंबा चीरा लगा दिया जाता है। जैसे ये कलम है, इस कलम पर एक इस प्रकार से लंबा चीरा लगा दिया जाता है, जिह्वा के आकार। अब इस कलम को इस स्कंद के ऊपर रोपित कर दिया जाता है, रोपण जैसे ही करेंगे, ये स्कंद और कलम जो है वो आपस में बन जाती है और इसे रस्सी से बांध दिया जाता है। तो जिव्या विधि के अंदर स्कंद के ऊपर अंग्रेजी के वी आकार का चीरा लगाते हैं और कलम का शीर्ष भाग जिव्या के आकार का होता है। दोनों को रोपित कर दिया जाता है और रस्सी से बांध दिया जाता है। इस कलम के ऊपर कलिका पाई जाती है, कलिका युक्त कलम होती है। ये कलिका युक्त होती है, जिससे नई शाखाओं का विकास हो जाता है। डी जो है उसको बोलते हैं किरीट या मुकुट विधि। मुकुट कैसा होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके सिरे वाले भाग पर इस प्रकार से मुकुट होता है, ये उनका मुकुट होता है। तो ठीक इसी प्रकार जो स्कंद होता है, स्कंद उसका व्यास अधिक होता है और कलम जो है, कलम का व्यास कम होता है। जैसे ये स्कंद है और इस स्कंद के छाल वाले भागों पर ये अपस्थानिक कलिका युक्त कलम जो है वो अनेक कलम रोपित कर दी जाती है। अनेक कलम रोपित कर दी जाती है। ये इन पे अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं। कलम अपस्थानिक कलिका युक्त। अपस्थानिक कलिका युक्त जो कलम है, स्कंद के परिधि वाले भागों पर अनेक कलम लगा दी जाती है। इस प्रकार एक मुकुट की आकृति बनती है। इस विधि को मुकुट विधि कहते हैं। और
लास्ट जो विधि है उसको बोलते हैं कलिकारोपण। कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। बड ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे कि वो जो स्कंद होता है, वो स्कंद की व्यास भी जो है, स्कंद व्यास वो अधिक होता है, और कलम जो है, कलम का व्यास वो कम होता है। इसमें हम तने की छाल जो होती है, स्कंद की जो छाल है, उस छाल पर टी आकृति का चीरा बना देते हैं। टी आकृति का चीरा बनाने के बाद इसमें कलिका युक्त कलिका युक्त जो कलम है, उस कलम को इसमें रोपित कर दिया जाता है। इस विधि को हम बोलेंगे कलिका। तो इस प्रकार हम अनेक विधि से और आर्थिक महत्व के वांछित गुणों वाले, श्रेष्ठ गुणों वाले अनेक संकृत पादप बना सकते हैं। जैसे ही स्कंद और कलम के आपस में जुड़ते हैं तो इनकी जो सहवन ऊतक होते हैं, सहवन ऊतक वो आपस में जुड़ जाते हैं। सहवन ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं। सहवन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसकी कैम्बियम जो होती है सहवन एधा, वो सहवन एधा आपस में जुड़ जाती है और लगातार विभाजन करके एक नया पादप बना देती है। तो सहवन एधा एक विभज्योतक ऊतक होता है, विभज्योतक ऊतक होता है सेवन एधा। तो ये सेवन एधा में विभाजन की क्षमता होती है। तो जैसे ही कलम और स्कंद की सेवन एधा आपस में जुड़ती है, जुड़ने के बाद उसमें सेवन ऊतक द्वारा भोजन और संस्कार परिवहन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कृत्रिम कायिक जनन होता है, कौन कौन सी विधि से होता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।